स्वागत है बच्चों आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है झार एजुकेयर। ठीक है, तो झार एजुकेयर आपके लिए फिर से लेके आया है सोशल साइंस का वीडियो पार्ट 3 यानी पार्ट 4। तो देखिए, हम आपको इस चैप्टर को कम से कम 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, समझ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे अगर नहीं समझ में आता फिर भी कमेंट कीजिए, हम आपको उसका वीडियो का रिपीट करेंगे, टेलीकास्ट रिपीट करेंगे। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो पिछला पॉइंट था वो पॉइंट था हमारा कि फ्रांस वाला, फ्रांस में पिछला पॉइंट जो था हमारा था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब जो नया टॉपिक है पॉइंट 2.3 वो है आपका 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो चलिए 1815 और नया रूढ़िवाद। ये रूढ़िवाद क्या होता है? ये कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है, रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद को समझते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। शब्द थोड़े एनसीईआरटी के कठिन होते हैं लेकिन इन्हीं शब्दों में इनका परिभाषा छिपा होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। रूढ़िवाद क्या होता है? देखिए यहाँ पे खास तौर पे लिखा हुआ है, रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय ठीक है, क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब देखिए क्या ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ, ऐसा राजनीतिक दर्शन यानी कि राज करने का दर्शन। राजनीतिक यानी जो वहाँ का सिस्टम चलता है, अगर ये राज्य है तो ये राज्य जो सिस्टम से चलता है वो राजनीतिक दर्शन। उस सिस्टम से जब चलता है तो उसका सिस्टम क्या रहता है? कहा जा रहा है कि परंपरा, यानी कि परंपरा से चलता है, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं बोलते हम लोग, पुरखों से चला आता है, हमारे बाप दादाओं से चला आता है। तो वो जो काम, जो वो मान्यता, जो नीति, जो रिवाज, जो नियम चला आता है, उसी के रूप में जब हम राज्य में सत्ता यानी कि शासन को चलाते हैं, ठीक है, और रिवाजों पर जोर देता है और वही पुराने रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। और वो क्या करता है? तेज बदलाव के बजाय, यानी तेज बदलाव में विश्वास नहीं रखता है। वो क्या? धीरे धीरे, क्रमिक मतलब कि एक के बाद हम इसके बाद एक करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इस तरह के बदलावों में वो भरोसा करता है, उस पर वो यकीन रखता है और इसे धीरे धीरे विकास को ही वो प्राथमिकता देता है। तो इस तरह के बदलाव को ही हम लोग कहते हैं रूढ़िवाद। जैसे आप लोग भी तो बाहुबली का फिल्म देखे हैं, तो नहीं देखे हैं? ये बाहुबली क्या करता है कि जंग लड़ने से पहले क्या करता है? प्रहलाद देव एक बलि देता है भैंसा का। लेकिन यानी ये कहाँ से आया कि कहने का मतलब था वो बलि से क्या बता रहा है कि वो बलि से बताना ये चाह रहा है कि अगर कोई भी जंग की शुरुआत हो तो उसमें बलि देना अनिवार्य है। यानी ये बलि का प्रथा जो सिस्टम होगा उससे पहले से चला आ रहा होगा। तो इसी तरह के रिवाज, इसी तरह के नियम जो पुराने समय से चले आते हैं, इसी नियम और इसी रीति रिवाज से जब शासन को चलाया जाता है, सत्ता को चलाया जाता है, तो हम इसे रूढ़िवाद का नाम देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूढ़िवाद से आगे बढ़ते हैं। तो रूढ़िवाद चलाने वाले का भी समूह होता है और उन समूहों में भी लोग होते हैं और लोग ही उन सत्ता में होते हैं और सत्ता को उसी रिवाज से चलाते हैं। अब ये रूढ़िवाद कौन थे, कैसे थे, हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। हम सारे को ग्रीन कलर से ट्रिक किए हैं। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 1815 में नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। जब 1815 में नेपोलियन हार गया तो यूरोप यानी जितने भी यूरोप में सरकारें थी, यूरोप के देशों में जितने सरकार थे,
वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यानी यूरोप में जितनी सरकारें थे वो रूढ़िवाद वाले सिस्टम की भावना से प्रेरित थी, इंस्पायर थी, उन्हीं को चलते थे, उनसे ही सीखे थे, उसी नियम से चलते थे। रूढ़िवाद मानते क्या थे? देखिए, रूढ़िवाद मानते थे कि रूढ़िवाद का मानना क्या था? राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। देखिए, रूढ़िवाद का क्या विश्वास था, क्या यकीन था? देखिए, क्या यकीन था रूढ़िवाद का, आप लोग को भी जानना चाहिए कि रूढ़िवाद का यकीन क्या था कि राजतंत्र, क्या राजतंत्र, यानी कि रूढ़िवाद लोग मानते थे कि राजतंत्र यानी राजा का शासन, कैसा? राजा का शासन। और चर्च यानी कि पूजा का स्थान, ठीक है, पूजा का स्थान। सामाजिक ऊंच नीच, समाज में ऊंच नीच, चाहे संपत्ति की हो, चाहे जाति एतबार से हो, चाहे अमीर गरीब, ऐसी ऊंच नीच। संपत्ति और परिवार और संपत्ति, धनराशि को बनाए रखना चाहिए। इन चीजों को बनाए रखेंगे तभी रूढ़िवाद की सत्ता बहाल होगी और रूढ़िवादी सिस्टम चलता रहेगा। यही मेन मकसद था। अब देखिए, फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी, लेकिन भी देखिए अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। फिर भी जो ज्यादातर रूढ़िवादी थे वो क्या करना चाहते? जब क्रांति हो गई फ्रांस में, लेकिन कुछ रूढ़िवाद थे जो पुरानी ढांचाओं, पुराने तरीकों से चलते थे, उन लोग का भी ख्याल अब बदल चुका था और वो पुराने सिस्टम, पुराने चलन, पुराने तरीकों में वापस जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। अब जब नेपोलियन ने बदलाव शुरू किया, तो नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव हुआ, उसके बाद ये रूढ़िवाद भी जान गए कि आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, यानी कि युगों का बदलाव, हम नए नए दौर से जुड़ना। वो भी जानते हैं कि अगर आधुनिकीकरण होता है तो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्था को मजबूत बनाने में सक्षम होगा। ये जो राजतंत्र, राजाओं का शासन का जो तरीका होता है, अगर ये भी आधुनिकीकरण से जुड़ जाएंगे तो इनका जो शासन है, इनका जो सरकार है, ये और मजबूत और सक्षम और जटिल और मजबूत रहेगी। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। यानी आधुनिकीकरण से अगर जुड़ते हैं तो राज्य की कारगर और मजबूत बना सकते हैं, उन्हें और ताकतवर, जो हम आपको अभी बोले। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, एक आधुनिक सेना, अगर सेना आधुनिक हो, अब पुराने तरीके से मान के चलिए, अभी हम आपको बताते हैं, पहले तीर कमान से अगर युद्ध होता था, आज के दौर में हम तीर कमान से तो नहीं न कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर फ्रांस के क्रांति का दौर हुआ था, उसके बाद भी अगर राजतंत्र स्थापित हो जाता है, राजतंत्र बहाल हो जाती है, तो वो क्या कहते थे कि सेना को भी आधुनिकीकरण से जोड़ देना चाहिए। अगर वो आधुनिकीकरण से जुड़ते हैं तो उससे क्या होगा? सत्ता और मजबूत होगी। और क्या बोलते हैं? और मजबूत होगी। और उससे क्या होगा? हाँ, नौकरशाही, सेना कुशल होगा, सेना स्किल डेवलप करेगा और युद्धों में लड़ने के योग्य होगा, और अधिक पहले से मजबूत होगी। कुशल नौकरशाही, और नौकरशाही को और बढ़ावा मिलेगा। गतिशील अर्थव्यवस्था को एक गति मिलेगा, जैसे और उसको तरक्की किया जाए, उसमें और विकास होगा। सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति होगी। इससे सामंतवाद, भूदासत्व मतलब नौकरशाही, एक तरह के एक परिवार को देखना, इन सब चीजों का खात्मा होगा। यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे, और जब ये सब चीजें रहेगी तो यूरोप के जो राजतंत्र हैं उनको और शक्ति प्रदान हो सकती थी। ये रूढ़िवाद का टर्म था। रूढ़िवाद के समय भी ये चीजें चलती थी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग, हाँ, यहाँ से 1815 में ब्रिटेन, रूस और पर्सा, क्या मतलब ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया,
जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। किसको हराया था? नेपोलियन को मिलकर हराया था। अब आपके बीच में क्वेश्चन आता है क्या, नेपोलियन की हार कब हुई? तो 1815 में। किन देशों ने नेपोलियन को हराया? किन देशों ने नेपोलियन को हराया? तो रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव समाप्त। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। जब हराए तो इन देशों के प्रतिनिधि यानी रूस का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि मतलब अगुवाई करने वाला, जो देश का अगुवाई करता था, कहीं अगर जैसे मान के चलते राजा, तो प्रतिनिधि यूरोप के लिए जो यूरोप का प्रतिनिधि कर सके, यूरोप की अगुवाई कर सके, इसके लिए एक समझौता, एक क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक समझौता हुआ, समझ गए। उसके लिए बातचीत समाधान करने के लिए वियना में मिले। वियना एक शहर है, मिले। इसे सम्मेलन, इसे क्या कहेगा? सम्मेलन, जलसा। इसे सम्मेलन यानी कांग्रेस की मेजबानी। अब ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की जो मेजबानी होती है, मेहमान नवाजी, इसका जो मौका मिला वो किसको मिला? तो ऑस्ट्रिया को मिला, ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। किसने किया? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। यानी आप लोग को अगर एक क्वेश्चन आता है कि वियना की संधि में इसकी अगुवाई या इसकी मेजबानी, इसका प्रतिनिधि किसने किया, तो आप कह सकते हैं ड्यूक मेटरनिख ने। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना, तो वियना संधि को ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं, तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारों बदलावों को खत्म करना था। लोग क्यों जमा हुए, इन देशों के प्रतिनिधि क्यों जमा हुए? तो कहा जाता है कि जिसका उद्देश्य कई सारे बदलाव, जितने बदलाव हो गए थे, जितने चेंजिंग हो, उसको खत्म करना, जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। तो नेपोलियाई यानी नेपोलियन से युद्ध के दौरान जितने बदलाव हुए थे उन्हें खत्म करना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को, जब फ्रांसीसी क्रांति आप भी जानते हैं लुई 16वां बुर्बो वंश का था, तो बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। ट्रीटी ऑफ वियना के दौरान ही नेपोलियाई युद्धों में जो भी चीज बदलाव हुए, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति से जो हट गए थे बुर्बो वंश, उनको सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया। इसके बाद फ्रांस कुछ इलाकों को खोया। कहा जाता है ना, जब किसी देश में किसी राज्य को, किसी को सत्ता प्राप्त होता है, किसी खास वंश को, तो वो किसी भी समझौता किसी को भी मान जाता है, क्योंकि उसे तो दही मक्खन चाटने से मतलब है। और ये बुर्बोवन दही मक्खन चाटने के चक्कर में कई इलाकों को खो दिया, जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। नेपोलियन के समय जितने फ्रांस ने बहुत सारे इलाकों में कब्जा किया, जब ट्रीटी ऑफ वियना हुआ और फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से बहाल किया गया, तो कुछ इलाकों, कुछ जगहों को खो दिया। ठीक है। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, और फ्रांस के जो बॉर्डर है उनकी सीमाओं पर कई राज्य क्या करिए, कायम कर दिए देख रेख के लिए। यानी अगर ये फ्रांस है तो ये जो सीमा हो गया, ये इनके सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए, बॉर्डर। भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। क्यों? ताकि फ्रांस विस्तार ना कर सके। आप कहने का मतलब अगर ये फ्रांस है, अगर ये फ्रांस है, थोड़ा सा हाँ वीडियो में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पता नहीं वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जैसे कि ये एक मान के चल, इनकी सीमाओं में इन्हें बैठा दिया। अब बताइए ये कभी फैल सकता है? नहीं ना। तो ये है फ्रांस, और ये कुछ इनके सीमाओं में राज स्थापित है जो इन्हें फैलने नहीं दे रहे थे। यही मेन मकसद था ट्रीटी ऑफ वियना का, कि बैठा तो देंगे लेकिन हम आपको एक सीमित क्षेत्र देंगे, इस सीमित क्षेत्र से ज्यादा आप नहीं जा सकते। हाँ। अब देखिए कैसा, कौन कौन क्षेत्र को बैठाया गया। उत्तर में उत्तर में नीदरलैंड का राज स्थापित किया है। इसी नीदरलैंड में बेल्जियम को जोड़ दिया गया। और फिर दक्षिण यानी कि साउथ में पिडमोंट को जोड़ा गया, और इसी पिडमोंट में जेनेवा को जोड़ दिया गया। उसके बाद पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। और ये जो पर्सा राज्य है, इसमें क्या किया गया, उसकी पश्चिम सीमाओं पर, यानी फ्रांस के पश्चिम सीमाओं पर
पर्सा को महत्वपूर्ण नए इलाका दे दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया को उत्तरी यानी कि नॉर्थ इटालियन का पार्ट में कंट्रोल दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, लेकिन जब जाते जाते नेपोलियन 39 राज्यों का जो सबसे बड़ा महासंघ जो बनाया था जर्मन का, उसे बरकरार रखा गया, उसे कोई टस से मस उसे हिलाया नहीं गया। ठीक है। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। अब उसके बाद पूरब में क्या किया, रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। पर्सा को सैक्सनी का हिस्सा प्रदान किया गया। सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था। सब देखिए, जब किसी को कुछ मिलता है तो खास उद्देश्य होता है, खास एम होता है, कुछ सपना होता है। इन सब का सपना क्या था, देखिए क्या था। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। मेन सभी एक दूसरे फ्रांस के अधीन जितने भी राज्य थे, फ्रांस के अंडर में जो नेपोलियन ने जो अपने अंदर नेपोलियन के अंडर में था, नेपोलियन के राजतंत्र में था, उन सब में जिन जिन राजाओं को बर्खास्त किया, हटाया गया था, उनको फिर से बहाल करना था। यही मकसद था इनका। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था, और पूरे यूरोप में एक रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य था, एम था। वही पुरानी कल्चर से चलना, फिर से वही किसानों के साथ वही भेदभाव करना, ऊंचे लोग ऊंचे रहेंगे और दबे लोग दबे रहेंगे, यही रूढ़िवादियों का कल्चर था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। 1815 में जब रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं क्या थी, निरंकुश थी। ये इसका इतना इनमें कोई अंकुश नहीं था, इनमें कोई दबाव नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था, इनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। निर प्लस अंकुश, निर मतलब नहीं, अंकुश नहीं, रुकावट नहीं। जैसे नहीं होता है ना, आप एक होता है कि कोई घर होता है जिसमें क्या होता है, बच्चे को उसका बाप जैसे कि शाम में बोलता है घर में पढ़ने बैठो तो बैठो, और एक बच्चा है जिसको शाम में कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस खाना खाने आना चाहिए। तो एक में रुकावट नहीं है। लेकिन हम बस एग्जाम्पल बता रहे, हालांकि ये रुकावट अच्छी बात है और ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल था। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रुकावट, जैसे कि मान के चलिए रूढ़िवादी में क्या होता है, आप पता नहीं वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आप शासन में कुछ आलोचना भी नहीं कर सकते हैं, सरकार कैसे चल रही है, राजा क्या कर रहा है। लेकिन जब कोई रुकावट वाली सरकार होती है तब सरकार से सवाल कर सकते हैं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। 1815 के बाद ऐसी शासनें आई, ना तो आलोचना पसंद करता था, ना असहमति बर्दाश्त करता था। यानी जो सरकार कह रहा है वो आंख बंद करके, आपको उसका आलोचना भी नहीं, उसके खिलाफ भी नहीं जाना है, आपको सहमत ही रहना है, आपको एक्सेप्ट ही करना है, चाहे आपके खिलाफ हो, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। वो कहे दिन को रात तो रात, रात को सुबह तो सुबह, ये आपको करना है। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। और उन्होंने क्या किया, उन ताकतों को क्या किया, दबाना चाहा उन सरकारों ने जो सरकार के खिलाफ आवाज़ निकालते थे, उन्हें कुचला जाता था। हाँ, देखिए, ज़्यादातर सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए। सेंसरशिप का नियम करने का मतलब कि आप अगर ऐसा मतलब कि क्या करते, सेंसर क्या करता है, कनेक्ट एकदम पकड़ लेता है ना। अगर आपके मोबाइल में सेंसर है कि आपको अगर स्क्रीन के ऊपर में ऐसे 2 बार हाथ हिलाए तो क्या होता है, स्क्रीन में लाइट ऑन होता है। तो यही सेंसरशिप है, पकड़ना, कि सेंसरशिप कि आप ये काम नहीं कर सकते, अगर ये काम करते तो पकड़ होगी। आजकल मूवी नहीं होता है सेंसरशिप कि ये आप इस तरह के मूवी नहीं बना सकते हैं, इन मूवियों में अगर ये सीन है तो ये इस तरह के में नहीं दिखाया जा सकते, ये इस ग्रेड में होगा, ये इस ग्रेड में होगा। ज़्यादातर सरकार, हाँ, उद्देश्य, जिनका उद्देश्य क्या था, अखबार यानी अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना जिनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी सेंसरशिप ये कह दिया कि अगर आप न्यूज़पेपर डाल रहे हैं, किताब निकाल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं,
तो उन पे ऐसा कंट्रोल लगाना चाहता था जिनमें अगर अखबार है तो फ्रांस की क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता आज़ादी के लिए कोई बात नहीं हो। किताबों में एक ऐसी कहानियों को दूर रखना है जो फ्रांस की क्रांति से जुड़ी हो। गाना गीत ऐसे गाना है जो फ्रांस की क्रांति से ना जुड़े हो और जिससे मुक्ति के विचार ना झलकते हो, यानी लोग उस पर अग्रसर ना हो, लोग उसकी ओर झुके ना चले जाएं। लेकिन फिर भी लेकिन होता है ना कि लाख मंजिल कितना भी कठिनाई से भरा क्यों ना हो, जिन्हें पाना होता है वो तो समुंदर को भी तैर के पा लेते हैं। यही था देखिए। लेकिन क्या देखिए, फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। लेकिन जो स्मृति, जो चीज़ छूटे हुए, जो चीज़ बचे हुए हैं, उन उदारवादियों को, लिबरलों को लगातार इंस्पायर, प्रेरित, उन्हें याद करा रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था। तो ये जो नई रूढ़िवादी व्यवस्था था, उनके आलोचक कौन बने? उदारवादी लोग, यानी लिबरल लोग बना कंजर्वेटिव। रूढ़िवादियों के खिलाफ कौन गया? उदारवादी लोग। और ये एक खास मुद्दा, ये जो उठाया गया एक मुद्दा था, इसे कहते हैं प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी जब हुई तो इन्होंने शुरुआत कर दिया रूढ़िवादियों के खिलाफ बोलना। तो आप देखिए, आप कितने अच्छा से इसको आप समझ गए होंगे। तो इस कहने का मतलब है कि इस टॉपिक में क्या कहा गया कि 1815 के बाद नया शासन, जब नेपोलियन हार गया मोटा मोटी, तो उसके बाद जब रूढ़िवादियों की सरकार आई, रूढ़िवादी पुराने ढांचाओं, पुराने तरीकों से चलते थे। उसके बाद जब वियना की संधि हुई 1815 में, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, तो फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश को बहाल किया गया। और उसके बाद फ्रांस के कई सारे जो नेपोलियन ने उन जगहों को जीता था और वहाँ पे बर्खास्त किया था, उनको फिर से बहाल किया और फ्रांस के सीमाओं पर नए नए राज्य को स्थापित कर दिया, ताकि फ्रांस कभी भी आगे जाके अपने राज्य को बड़ा ना कर सके। और उनमें जैसे नीदरलैंड को बसाया गया, इसको हम लोग हॉलैंड से भी जानते थे, उस नीदरलैंड में बेल्जियम को शामिल किया गया, पिडमोंट को जोड़ा गया, पिडमोंट में जिनेवा को जोड़ा गया, परसा को जोड़ा गया, परसा को बहुत सारे इलाके दिए गए। लेकिन एक काम नहीं किया कोई, एक काम जो नहीं किया ट्रीटी ऑफ वियना, वो था कि 39 राज्यों का जो जर्मन संघ बना था उसमें कोई बदलाव नहीं आया और परसा को एक अच्छा सैक्सनी राज मिला। तो इसी तरह से जो जो राज्यों को बर्खास्त किया था नेपोलियन ने, उन राज्यों को ट्रीटी ऑफ वियना ने फिर से बहाल किया। यही मेन मकसद था। और जब 1815 में ऐसी जब रूढ़िवादियों की सरकार स्थापित हुई, तो उस समय एक खास बात, एक खास नियम जो आया कि अगर कहीं भी यूरोप में किसी भी सरकार में या कहीं भी, या फ्रांस में हो, कि फ्रांस में अगर अखबार आता है, किताब छपता है, गीत होते हैं, नाटक होते हैं, कोई भी, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें फ्रांस की क्रांति के बारे कुछ नहीं छापना है, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कोई गीत नहीं गाना है, फ्रांस की क्रांति के समय कोई किताब, कोई प्रेस, कोई अखबार नहीं। लेकिन उदारवादियों को एक मुद्दा मिला और एक आज़ादी मिली, प्रेस की आज़ादी, जो इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं का आलोचक बना। चलिए, तो ये था आपको मोटा मोटी इसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, इन नए इधर आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे टॉपिक का, हम लोग यहाँ छापते हैं। हाँ, अब कहाँ से हम लोग छपाई शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्रांति की शुरुआत कहा जाता है ना, मैं आपको कहा, जिन्हें मंजिल पाना हो वो कठिनाइयों से नहीं डरते, ठीक है, और जिन्हें पढ़ाई करना है वो रात को सोते नहीं। चलिए यहाँ से 2.4 में क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, रेवोल्यूशनरी क्या होगा। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने, दमन मतलब दबाव, किसी को दबाना, भय मतलब डर, अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। क्या भूमिगत? अंडरग्राउंड, भूमिगत कर दिया गया, जमीन के अंदर बोलिए, या फिर उनको जेल में ले गया, या फिर उसे नज़रबंद कर दिया गया, या जमीन में गाड़ दिया गया, ये भी कह सकते। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर गए। लेकिन कहा जाता है ना, आप जितना दबाएंगे विचार उतना ही पनपता है, ठीक है। आग एक बार लगा देने के बाद
अगर उसे बुझाया ना भी जाए, मतलब अगर उसे पूरी चिंगारी तक भी ना छोड़ा जाए, तो अगर एक चिंगारी भी बच जाता है तो वो धुआं उठा उठा के एक दिन आग का निर्माण कर ही देता है। हाँ, और इसी का फलस्वरूप यह था कि बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में जब लोगों को भूमिगत कर रहे थे, तो यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने और विचारों का प्रसार और आइडियोलॉजी का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर रहे थे। सीक्रेट जो कमेटियाँ थी, सीक्रेट जो एजेंट बन रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, ये जो सीक्रेट नहीं बोलता है कि इकर घरक बात उकर, इसी तरह से गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। अगर आप 1815 के बाद अगर क्रांतिकारी बनते हैं तो आपका खास मुद्दा लोग समझ जाते थे बहुत सारे कि इनका खास और खास सम खास मुद्दा यही है कि वियना कांग्रेस के बाद स्थापित जो भी बनाया गया राज है उनके खिलाफ जाना, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना। और इनके साथ क्या, स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति के लिए भी आज़ादी, प्रतिबद्ध मतलब एकाग्र, मतलब दृढ़ संकल्प, मतलब क्या कर सकते हैं कि आप अपने मंजिल की ओर पूरी फोकस किए हुए हैं। संघर्ष करना, स्ट्रगल, क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। अगर आपको क्रांतिकारी बनना है तो आज़ाद, मुक्ति छुड़ाना है, प्रतिबद्ध मतलब अपने रास्ते से हटना नहीं है, संघर्ष से दूर नहीं जाना है, ये क्रांतिकारी में लक्षण होना चाहिए। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्य अगर राष्ट्र राज्यों की लोगों का देश बनाने की सोचते थे तो इन्हें संघर्ष अनिवार्य मानते थे, यानी कि संघर्ष अनिवार्य है। तो अब देखिए, इनके बाद एक नया संघर्ष, एक नए क्रांतिकारी का जन्म हुआ जिसने राजतंत्र की जड़ों को हिला डाला, और वो और कोई नहीं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए, और उनके उनके उन्हीं पे एक आता है 3 से 4 नंबर का टिप्पणी लिखने के लिए, और वो महान पुरुष कोई और नहीं था जिसका नाम था ज्यूसेppe मैत्सिनी। ठीक है, ये मैत्सिनी था कौन, यही ये यहाँ से लेके यहाँ तक में हम आपको पूरा बताएंगे। आपको बोर्ड टुडे से लेके ये टुडे की ओर अभी नहीं जाना है, यही मैत्सिनी है, आपको मैत्सिनी का पूरा यही मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही वह व्यक्ति था, देखिए कौन था, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेppe मैत्सिनी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। इटली का एक महान क्रांतिकारी जिनका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। क्या था, कार्बोनारी के गुप्त संगठन सीक्रेट कमिटी का एक मेंबर था, बन गया सदस्य बन गया। कब, जब 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। जब वो 24 साल की उम्र में था, युवा अवस्था, यंग एज में, तो लिगुरिया में क्रांति किया जिसके लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया था, समाज से, अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया था, बाइकआउट कर दिया गया था। आजकल बाइकआउट चला हुआ है ना, फलना मूवी ढकना मूवी वाला बाइकआउट नहीं बोलते हैं हम लोग, अपना भाषा में बोलते हैं बाइकाट कर देंगे तुमको, वही बहिष्कृत होता है। तत्पश्चात उसके बाद देखिए, अगर आज के दौर में अगर किसी को बाइकआउट बहिष्कृत कर दिया जाए तो क्या होता है, बहुत सारे लोग इधर उधर जाके जीने कमाने खाने के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, मैत्सिनी क्या आदमी था, जब उसके बहिष्कृत किया गया तो उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। दो भूमिगत मतलब जमीन से जुड़े दो और संगठन बनाए, कमिटियां बनाई, ग्रुप बनाया, समूह बनाया। पहला था मरसई में, क्या, पहला था मरसई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मरसई एक शहर है, वहाँ पे इन्होंने यंग इटली बनाया। बर्न एक शहर है जिसमें यंग यूरोप बनाया। मरसई में यंग इटली, बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य भी जुड़ते गए। देखिए क्या कमाल की बात है, कहा जाता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। ठीक है,
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कूट कूट कर भरा हुआ था जेसेपी मैत्सिनी में। देखिए किस तरह से, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में समान विचार रखने वाले युवा थे। और जुड़े भी कैसे थे इनके संगठन में? युवा, यंग पीपल। कैसे थे ये यंग पीपल? कैसे थे? समान विचार, ठीक है, ऐसे एकदम एकदम उनका आइडियोलॉजी भी सबका सेम था, यानी कि वो मैत्सिनी के आइडियोलॉजी, बात से, विचार से, उनके सोच से पूरी सहमत थे। तभी तो कौन कौन, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य में के युवा जुड़े। मैत्सिनी का विश्वास था, देखिए मैत्सिनी का क्या विश्वास, मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार, जब ईश्वर की मर्जी होती है तो बोला जाता है कि ईश्वर के मर्जी से राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी कि अगर ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अगर लोगों को पहचान है, उनका कोई इकाई है, उनका कोई अस्तित्व है, उनकी कोई पहचान है, वो कहाँ से आए हैं? तो वो राष्ट्र है। और राष्ट्र का पहचान क्या है? मनुष्य है। और मनुष्य का पहचान में, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। मैत्सिनी मानता था इसलिए कि इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पाबंदों यानी पाबंदों में नहीं रह सकता। किसी के अंदर में, किसी की जंजीर में, किसी के बंधे हुए पैरों में नहीं होता है कि किसी को जानवर या किसी को भी जंजीर से बांध दिया जाता था, इसी तरह इटली को कोई पाबंद करके बांध के नहीं रख सकता। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। और उसे बांध कर उसे कोई एक आदमी नहीं चला सकता है, क्योंकि वो किसी एक का जागीरदारी नहीं है। उसे क्या करना है? उसे कहा जाता है कि उसे व्यापक एक बड़े रूप में गठबंधन यानी राज्यों को जोड़कर एकीकृत गणतंत्र यानी एक करके गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र, गण मतलब जन, लोकतंत्र मतलब रिपब्लिक, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वाला देश बनाना था। और यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। ये कौन सोचता था? जोसेपी मैत्सिनी, कि जब ये करेंगे तभी हम इटली का आधार, मुक्ति का आधार बना सकते हैं, तभी हम इटली को इन निरंकुश राजाओं से मुक्ति दिला सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, और लोगों को उनका एक नया देश, नया राष्ट्र दिला सकते हैं, जिनसे उनका एक पहचान हो, उनकी संस्कृति हो, वो अपने आज़ादी से जिए। उसके इस मॉडल को जब ये बात सुना यूरोप वालों ने, उनकी विचार को सुना, तो देखिए क्या हुआ, उनकी मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। इनके मॉडल का देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोधी करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। कहा जाता है, देखिए मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध, इतना ज़्यादा विरोध किया, और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों यानी कि प्रजा, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों के राष्ट्र, जो उनका सपना था, मैत्सिनी ने इन्हीं सोच के साथ जब आगे बढ़ा, इन रूढ़िवादियों को कहीं का नहीं रहने दिया और रूढ़िवादियों को हार मानना पड़ा। उन्हीं में से एक रूढ़िवादियों के जो राजा था, या ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिक, वो क्या कहा? देखिए मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मैटरनिक क्या क्या सामाजिक, अपनी जो सिस्टम है, अपना जो समाज है, निरंकुश वाला समाज, उसका सबसे खतरनाक दुश्मन माना। तो वो ड्यूक मैटर किसको? जिउसेppe मैत्सिनी को। अगर आपको आता है मैत्सिनी के बारे तो यहाँ से लिख देना। देखिए तो ये था आपके बीच में क्रांतिकारी। अब देखिए ये यहाँ तक हम बोल दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉइंट 3, क्रांतिकारियों का युग। इस क्रांतिकारियों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप अगले वीडियो में इंतजार करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ताकि जितना ज़्यादा हूँ आपके बीच में नए नए वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए चलिए अलविदा।